Hello everyone. Today we are going to discuss about the differences between civilization, nation, state and a country. Now the first one is civilization. So civilization it refers to the complex societal structure which is characterized by urban development, social stratification, cultural achievements and shared institutions. सिविलाइजेशन क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या है? अर्बन डेवलपमेंट है, सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन है, कल्चरल अचीवमेंट्स हैं और शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस है. In the case of India, its civilization is one of the oldest in the world, marked by a rich tapestry of diverse languages, religions, philosophies, and arts. So, the civilization of India, that is the Indus Valley civilization, which dates back around 2500 BCE, it is a notable example of early Indian civilization showcasing advanced urban planning and social organization. तो सिविलाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर है जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल अर्बन डेवलपमेंट मिलती है, इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, कल्चरल और कल्चरल अचीवमेंट्स हैं, सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, फिलोसफीज. तो इन सब के कंबाइंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. वाइल नेशन क्या है? Nation is a term that denotes a group of people who share a common identity, often based on language, culture, ethnicity और historical experiences. तो nation क्या है? एक group of people है जिसमें क्या है? लोग हैं, उनकी एक common identity है जो कि often किस पे बेस होती है? लैंग्वेज पे, कल्चर पे, एथनिसिटी पे और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस पे. तो नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन आइडेंटिटी, a group of people who feel one. India is a nation that encompasses a multitude of ethnic groups, languages, and religions, including Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and others. So, बहुत सारी diversity है इंडिया में, अलग अलग तरह के लोग हैं, yet they feel one. They have a common identity of being an Indian, so that constitute a nation. The sense of national identity in India is shaped by its shared history, cultural practices, and the struggle for independence from the colonial rule. So, that is something which makes us feel one. So, that is what constitutes a nation. That is a group of people who feel one and have a common identity. Then comes to the state. So, state it refers to a political entity. स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल एंटिटी है विद अ डिफाइंड टेरिटरी, जिसकी एक अपनी टेरिटरी है, मतलब एक जोग्राफिकल एरिया है, एक परमानेंट पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है एंड द एबिलिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स. सो स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है. जो नेशन था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी. ऐसे लोग जो एक अपने जो आपस में एक मिलजुल के रहते हैं, अपने आप को एक जैसा मानते हैं. दे फील वन टुगेदर, सो दैट इज अ नेशन. वाइल स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है विद अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया. दैट इज उसकी एक जोग्राफिकल एरिया है पर्टिकुलर मैप पे, एक परमानेंट उसकी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस में आ सकता है. दैट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस दैट अकर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. सो जो स्टेट वर्ड है दैट इज डिनोटिंग अ पॉलिटिकल एंटिटी. तो इसमें क्या है? इंडिया इज अ सोवरीन स्टेट. मतलब सोवरीन का मतलब है कि इंडिया जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद इंडिपेंडेंट है. सो इंडिया एज अ स्टेट इज सोवरीन, मतलब इंडिया एज अ स्टेट इज सोवरीन, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, अपने डिसीजंस को खुद लेता है. सो इंडिया इज अ सोवरीन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली विद अ स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट दैट ऑपरेट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया में क्या है? एक सोवरीन स्टेट है जहाँ पे जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है. पूरी दुनिया में इंडिया एक सोवरीन स्टेट के रूप में आती है, उस जिसकी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो ऑपरेट करती है. द इंडियन स्टेट कंट्रोल्स इट्स टेरिटरी, एनफोर्सेस लॉज एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू इट्स citizens. So that is what is called a state. That is, it is a political entity. While country क्या है?
Country is often used interchangeably with the state but can also imply a geographic area with its own governance. तो कंट्री क्या है? एक geographic कॉन्सेप्ट है, मतलब मैप में geographically जो एरिया इंडिया का मार्क्ड है, जो इंडिया की बाउंड्री है, दैट इज अ कंट्री। तो उस कंट्री की एक अपनी ज्योग्राफिक एंटिटी है, एक डिमार्केशन है वर्ल्ड मैप पे, और उसकी एक अपनी गवर्नेंस है। So in this context, India is a country that is located in South Asia, is bordered by countries such as Pakistan, China and Bangladesh. It has a defined geographical territory. तो ये सबसे important concept है country का कि it has a defined geographical territory and is recognized as a distinct entity on the world map. So that is a country. तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सिविलाइजेशन जो है दैट रेफर्स टू अ ब्रॉड कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है सिविलाइजेशन का जिसकी कल्चरल एंड सोशल कॉनोटेशन है, वाइल जो नेशन है वो शेयर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो लोग एक सेम आइडेंटिटी को शेयर करते हैं एंड दे फील वन टुगेदर, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन। स्टेट क्या है? दैट फोकसेस ऑन गवर्नेंस। तो स्टेट एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दैट गवर्न्स द सिटीजन्स, एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट की। सो स्टेट में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी एक गवर्नेंस है। फाइल कंट्री जो है दैट डिनोट्स अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। तो कंट्री की ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन है, स्टेट की पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट की कॉनोटेशन है, नेशन की आइडेंटिटी के बेस पे कॉनोटेशन है, और सिविलाइजेशन की कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट की कॉनोटेशन है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन, नेशन, स्टेट एंड कंट्री। एंड एक और टर्म है दैट इज नेशन स्टेट। तो इसका क्या मतलब है? दैट इक्वल्स टू नेशन प्लस स्टेट। तो नेशन स्टेट क्या हुई? एक ऐसी स्टेट, स्टेट मतलब इसकी गवर्नेंस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी स्टेट जिसके लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी है एंड दे फील टुगेदर एज वन एंटिटी। तो दैट इज अ नेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ नेशन स्टेट। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन, नेशन स्टेट एंड कंट्री। देन वी कम ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। तो इसकी यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो सभी डेवलपमेंट्स हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ पे हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक टाइमलाइन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में था उसकी डेवलपमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे वो इवॉल्व करता हुआ एक आज के प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हुआ। तो इन 1773 सबसे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 में पिट्स एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट था, उसके 20 साल बाद 1813 में एक और चार्टर एक्ट था, फिर उसके 20 साल बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट था, और उसके 20 साल बाद 1853 में एक और चार्टर एक्ट था। तो चार्टर एक्ट का जो टाइम डिफरेंस था वो 20-20 साल का था, तो 20 साल में हर एक नया चार्टर आता था। 1858 में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो अगले साल 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, वैसे ही 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया उसका नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उसके 10 साल बाद 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और फाइनली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको ड्राफ्ट किया था। कमिंग ऑन टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड। एम एन रॉय ही प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था दैट वाज प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये सब हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389, जिसमें से 296 सीट्स थी जो अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को,
और 93 सीट्स जो थी वो अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। द फर्स्ट मीटिंग इट वाज हेल्ड ऑन 9th दिसंबर 1946, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। हाउएवर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग इट बाइकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया बिकॉज उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था पाकिस्तान का। तो जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विदड्रॉ कर दिया। तो फॉर दैट टाइम बीइंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा who was the oldest person at that time in the constituent assembly, so he was elected as the temporary president of the constituent assembly, and later Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the constituent assembly. So क्या हुआ कि विद पार्टीशन ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके मेंबर्स ने विदड्रॉ कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बिकॉज एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज रिड्यूस्ड टू 299। 389 स्टार्टिंग में थी बट उसमें से मुस्लिम लीग की जो सीट्स थी वो निकल गई तो टोटल बची अब 299 सीट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट मेट फॉर 2 years 11 months and 18 days। सो ऑलमोस्ट 3 years तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई जिसमें 11 सेशंस हुए और उसमें उन्होंने एनालाइज किए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो अराउंड 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एनालाइज किए और उनके जो बेस्ट प्रोविजंस थे उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। और इस काम के लिए वेरियस कमेटीज थी वो सेटअप की गई थी। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी थी सेटअप की गई जिसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऐसे ही यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ये सभी कमेटीज थी जो दे वर हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इट वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। तो ऐसी अलग अलग और काफ़ी सारी कमेटीज थी जो अलग अलग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हेड की गई थी। Then finally, the Constitution, it was adopted on 26 November 1949 with preamble था इसमें, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर को इन 1949। देन कम्स द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उस टाइम पे उसके फंक्शंस क्या थे? तो उसके फंक्शन क्या थे? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949। तो कॉमनवेल्थ एक ऐसी एसोसिएशन थी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो उन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस के बाद एक ऑप्शन दी गई थी कि एक कॉमनवेल्थ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उन सभी कंट्रीज की, तो उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं। तो इंडिया ने, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने रेटिफाई किया था एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949। तो इंडिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया इन 1949। और इसका तीसरा फंक्शन था इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ देयर आर सम क्रिटिसिजम्स एज वेल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ क्रिटिसिज्म थे। फॉर एग्जांपल द क्रिटिक्स दे आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो क्रिटिक्स का ये बोलना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दैट इज नॉट एंटायरली रिप्रेजेंटेटिव body as its member were not directly elected by the people। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज उसके मेंबर्स जो थे उनको लोगों ने नहीं चुना था, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। Now, they also argued that Constituent Assembly was dominated by Congress party। तो उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी इंडिया में was INC, Indian National Congress। तो they argued that it was dominated by that party। Also, the critics have criticized the amount of time that it took to frame the constitution। तो ऐसे हम लोगों ने अभी देखा कि ऑलमोस्ट 3 years लगे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। तो इतना ज़्यादा टाइम लेने की वजह से क्रिटिक्स का ये भी एक आर्ग्यूमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में।
So these were some of the criticisms of Constituent Assembly.